Then conquest of Mysore. One of the strongest opposition that the British had to face in India came from Mysore under the leadership of Hyder Ali and his sons Tipu Sultan. Now, the victory of मैसूर, ब्रिटिश ने जब इंडिया में अपने इस्टेब्लिशमेंट में या जब इस्टेब्लिशमेंट करना चाहा तो उनकी अपोजिशन में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट थे, दैट इज़ हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. So Anglo-Mysore War. Hyder Ali was the ruler of Mysore between the years 1761 to 1782. During his reign, he did not encourage trade with the British as he had formed alliance with French. Now, during हीज़ रेन, हैदर अली के वर्किंग ड्यूरेशन में, मतलब उनके ईयर्स ऑफ वर्किंग में, उन्होंने ब्रिटिश ट्रेड को एनकरेज नहीं किया जस्ट बिकॉज दे हैव अलायंस विद फ्रेंच कंपनीज. ही सन टीपू सुल्तान ऑल्सो डिड नॉट अलाउ ट्रेड विद द ब्रिटिश. और उनके जो सन थे टीपू सुल्तान, उन्होंने भी ब्रिटिश को ट्रेड करने की अलाउंस नहीं दी. This enmity caused the four Anglo-Mysore wars between Mysore and the British between the year 1766 and to 1799. और इस एनिमिटी के कारण फोर एंग्लो मैसूर वार्स हुए, 4 वार्स हुए बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनीज, जो कि 1766 से लेकर 1799 तक थे. In 1799 the British captured श्रीरंगपट्टनम, और 1799 में ब्रिटिश ने श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर कर लिया. टीपू सुल्तान was martyred in the war. Then टीपू सुल्तान got martyred, और martyred का मतलब होता है शहीद, और died in the war. The defeat of Mysore made the way for British to establish their supremacy over most of the India. फिर जैसे ही मैसूर में टीपू सुल्तान डिफीट हुए, उसके बाद ब्रिटिश का स्टैब्लिशमेंट, उनका जो पावर है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर हो गया था. देन वार अगेंस्ट मराठाज. लाइकली मैसूर, मराठा ऑल्सो पोज्ड अ चैलेंज टू द ब्रिटिश. मैसूर की तरह मराठाज ने भी बहुत चैलेंज किया है, बहुत स्ट्रगल किया है. Then the British regarded the Marathas as the greatest obstruction in the fulfillment of their ambition of building an empire in India, therefore were keen to weaken their power at the earliest opportunities. According to British, Marathas were their greatest obstruction. बहुत ऑब्स्ट्रैक्शंस दिए थे मराठास ने, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रगल किया था ताकि वो ब्रिटिश अपने जो एम्बिशंस हैं, अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपांड ना कर सकें, राइट. और वो इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे. दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेरी सून आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव इन 1772. और ये अपॉर्चुनिटी उन्हें जल्द ही मिल गई जब पेशवा माधवराव की डेथ हुई इन 1772. एंड दिस लेड टू एंग्लो मराठा वार. देन द मराठा एंड द ब्रिटिश फॉर 3 एंग्लो मराठा वार्स बिफोर द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर देयर किंगडम. जब बिफोर द कैप्चरिंग मराठा areas of Marathas and British fought 3 Anglo-Maratha wars. The British supported the claims of Raghunath Rao against Peshwa Madhav Rao II, an infant son of Peshwa Madhav Rao II was the son of Peshwa, the younger son of Peshwa, and British supported Raghunath Rao. This led to the first Anglo-Maratha war where British were forced to recognize Madhav Rao II as the Peshwa. Now यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार
हुआ था जस्ट बिकॉज ब्रिटिश को ये फोर्स किया गया था कि वो माधवराव सेकंड को पेशवा कंसिडर करें, किंग जो होता है मराठास का किंग, उसे कंसिडर करें. However, after the death of Fadnavis, who led the first battle against the British, the Marathas started fighting against each other for power. Now, after the death of Nana Fadnavis, first battle who started or who led the battle against British, and later द मराठास इन बिटवीन स्टार्टेड फाइटिंग, और उसमें ही मराठास के बीच में भी फाइटिंग स्टार्ट होने लगी जस्ट बिकॉज ऑफ पावर. व्हेन द ब्रिटिश सॉ दिस दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन. और जब ब्रिटिश ने ये सारी सिचुएशंस देखी तो उन्होंने इस सिचुएशन का क्या उठाया, फ़ायदा, एडवांटेज उठाया. 2 more wars were fought between मराठास एंड ब्रिटिश. उसके बाद 2 और वार लड़े गए मराठास और ब्रिटिश के बीच में, लिविंग द मराठास डिफीटेड एंड स्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर. और उसके बाद ब्रिटिश ने अपना सुप्रीम पावर स्टैब्लिश किया. इट कुड नाउ मूव फॉरवर्ड ऑन इट्स प्लान टू एनेक्स द होल इंडिया. और उसके बाद उन्होंने अपना जो प्लान था कि वो अपने या वो बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया को वो रूल करें, अपना पावर पूरे इंडिया पे स्टैब्लिश करें. Instruments of British expansion. Now, the techniques which were used by British to expand their territory. So, the British supremacy was established by 2 main methods: direct and indirect annexation. 2 तरीके की methods उन्होंने यूज़ की थी. पंजाब and Sindh are example of direct annexation. After defeating them at a war or battle, annexation of Indian territory was also done indirectly through subsidiary alliance and the doctrine of lapse. ये 2 टेक्निक्स उन्होंने इनडायरेक्ट कैप्चरिंग या एनेक्सेशन के लिए यूज़ की थी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सब्सिडियरी अलायंस. द सब्सिडियरी अलायंस स्टार्टेड बाय द लॉर्ड वेल्सली was the most effective instrument for the expansion of British territory in India. ये जो subsidiary alliance स्टार्ट की थी, ये लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट की थी. द मेन प्रोविजन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडेड. अब इस प्रोविजन के अंडर क्या था? द ब्रिटिश एग्रीड टू मेंटेन अ परमानेंट एंड फिक्स्ड मिलिट्री ट्रूप्स विद इन द टेरिटरी अलाई टू फाइट द राइवल्स ऑफ द अलाई. ब्रिटिश ने एग्री किया कि वो परमानेंट और फिक्स्ड मिलिट्री ट्रूप्स को मेंटेन करेंगे और उनकी ही टेरिटरी में. और एलए का मतलब होता है फ्रेंड्स, राइट. वो टेरिटरीज जो उनसे फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करती है उनके लिए भी वो उन ट्रूप्स को मेंटेन रखेंगे. एंड टू फाइट द राइवल्स ऑफ द एलए. और अगर एलए के कोई ऐसी टेरिटरी है जो उनकी राइवल्स हैं, उनसे भी ब्रिटिश फाइट करेंगे. इन रिटर्न दे डिडंट टेक मनी बट टुक ओवर अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द एलए. और इन रिटर्न वो मनी नहीं रहते हैं, वो क्या करते थे, अ पार्ट ऑफ टेरिटरी एलए से ले लेते हैं. अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड द रेसिडेंट वॉज प्लेस्ड एट द एलए's court. अब ब्रिटिश का एक ऑफिशियल मतलब एक ऑफिसर रेसिडेंट, जिसे रेसिडेंट कहा जाता था, वो एलए की कोर्ट में प्रेजेंट रहता था. द एलए कुड नॉट मेंटेन एनी रिलेशनशिप विथ अदर रूलर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश. और जो एलए हैं, जो फ्रेंडली टेरिटरी, वो टेरिटरी जो उनकी फ्रेंड है, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन रखती है, वो किसी और रूलर से रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रख सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश. द स्टेट बॉट under the British control by this system were Hyderabad, Tanjore, Awadh, Gwalior, Indore, Udaipur, Jaipur and Jodhpur. इन पर्टिकुलर एरियाज को उन्होंने क्या किया था, एनेक्स किया था. देन नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. लॉर्ड डलहौसी, who came to India as Governor General in 1848, used the policy as a mean of extending the British rule. Now, Lord Dalhousie जो इंडिया आए थे एज ए गवर्नर जनरल
1848 में, और उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की ताकि वो ब्रिटिश रूल को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकें. इन इंडिया एवरी हिंदू had a right to adopt a male child as his ye in the absence of natural ye. नाउ इंडिया में हर हिंदू को ये राइट होता था कि वो मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है अगर उसका कोई सक्सेसर नहीं है. ये HEIR इट मीन्स ये, अगर उसका कोई सक्सेसर नहीं है सो ही हैज़ राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड, राइट. When Lord Dalhousie came to India, he declared that only British had right to sanction or refuse such adoption by a dependent Indian ruler. Now, when Dalhousie came to India, उन्होंने ये एक नया रूल, एक नया राइट सैंक्शन कर दिया कि ये राइट सिर्फ ब्रिटिश के पास है कि वो अडॉप्टेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इंडियन रूलर्स. In case of refusal, the territory of ruler without the male ye was annexed by British. और अगर ब्रिटिश इंडियन रूलर का कोई ये सक्सेसर नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एनेक्स कर लेती है, कैप्चर कर लेती है. तो इस तरीके से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर फेल विक्टिम द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. और इन पर्टिकुलर प्लेसेस को उन्होंने क्या किया, एनेक्स किया. देन एनेक्सेशन ऑफ अवध. In 1856, Lord Dalhousie annexed the state of Awadh and deposed its ruler, Wajid Ali Shah. Lord Dalhousie claimed misgovernment as a reason of his annexation. Now, Lord Dalhousie ने अवध को भी कैप्चर कर लिया, वहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया उन्होंने, और वहाँ इस्टेब्लिश करने का रीज़न ये था कि वहाँ पे मिस गवर्नमेंट हो रही थी, इस कारण से उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया. देन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश. इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ रीजन दैट ब्रिटिश was assimilating within its fold, the British set up a new system of administration. Since ब्रिटिश का जो कंट्रोल है, रीजन जो है, टेरिटरीज जो हैं, वो धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सपांड हो रही थी, तो उन्होंने एक नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोड्यूस किया. द मेन पर्पस वॉज टू बेनिफिट द ट्रेड एंड इंक्रीज द प्रॉफिट थ्रू ट्रेड. और उनका ये एडमिनिस्ट्रेशन का नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का मोटिव ये था कि उन्हें ट्रेड में बेनिफिट हो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो. इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ पीपल वॉज नेवर देयर इंटेंशन. और लोगों का वेलफेयर करना उनका कभी इंटेंशन नहीं था.